हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे आपकी 12th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो कि रिलेशन एंड फंक्शन में फंक्शन के टाइप्स के बेस्ड है। तो इससे पहले 1.1 का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, यदि आपको देखना है तो उसको भी देख सकते हो। अब चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर लेना और अपने साथ में किसी को अगर जरूरत है तो उस तक ये वीडियो पहुंचा भी देना। सबसे पहले फलन के टाइप्स पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। यदि मैं फंक्शन के बारे में बताया तो हम बाकी की बात जानकारी भी फलन के टाइप से रिलेटेड बता सकते हैं। तो फंक्शन क्या होता है? यदि हमारे पास में कोई दो समुच्चय हैं, एक ए है और एक बी है, दोनों ही आपके ए नॉन जीरो एलिमेंट है यानी एम्प्टी सेट नहीं है, तो यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी यूनिक यूनिक मतलब अकेला ऐसा कोई होना चाहिए, तो ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी यूनिक अवयव से रिलेट हो रहा है, संबंधित है, कोई कोई रिलेशन रख रहा है, तो हम एफ को ए से बी में फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी के साथ रिलेटेड है तो हम बोलेंगे ये एक फलन है या फंक्शन है जो ए से बी में प्रतिचित्रण का मतलब कुछ न कुछ इसके अंदर कोई नियम के तहत इनको लिंक किया गया है। अब नियम कुछ भी हो सकता है, वो आप आगे फंक्शन के टाइप्स में देखोगे। तो क्या कहते हैं? प्रतिचित्रण, इंग्लिश में उसको मैपिंग बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैपिंग शब्द भी अगर मैं बार बार बोलूं तो मैपिंग शब्द का मतलब, मैप का मतलब नक्शा तो जानते होंगे। तो नक्शे के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ न कुछ डायग्राम के अकॉर्डिंग हम जगह वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ऐसे ही फलन के अंदर भी क्या होगा, ए से बी के बीच में कोई कोई रिलेशन होगा, उसका कोई कोई डायग्राम बना रखा होगा, तो उसको प्रतिचित्रण कहते हैं। अब हम इसको पढ़ेंगे क्या, तो इसको पढ़ा जाता है एफ ए टू बी। क्या पढ़ते हैं बच्चों? एफ ए से बी। ए एरो की जगह टू पढ़ा जाता है। तो फंक्शन है जो ए से बी में परिभाषित है। अब जब फंक्शन की बात आती है तो इसमें पहला वाला जो सेट होता है ये हमारे लिए प्रांत होता है, इंग्लिश में इसको डोमेन बोलते हैं। और जो सेकेंड वाला समुच्चय होता है वो होता है आपका सह प्रांत। क्या होता है? सह प्रांत होता है। ठीक है। पहला प्रांत और दूसरा सह प्रांत होता है। और इसको फंक्शन के रिलेटेड हमें क्वेश्चन में कहीं की इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। अब ये फंक्शन है, ये बेसिकली हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है। अब इसके टाइप्स पढ़ने हैं यहाँ पे कि कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो पहले जब बच्चों आपको फंक्शन दे रखा होगा तो फंक्शन क्या है वो आपको दो तरीके से दे सकते हैं, या तो वो कोई चित्र बना के दे सकते हैं या कुछ न कुछ रिलेशन दे सकते हैं। जैसे दे दिया मैंने 3x+2, तो आपको समझ जाना है कि फंक्शन है जो ए से बी में परिभाषित है। अब ए की जगह कोई कोई समुच्चय होगा, सेट होगा, और बी की जगह भी कोई कोई समुच्चय या सेट दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं और समुच्चय के टाइप्स के बारे में बात करें तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग समुच्चय के टोटल 4 टाइप्स हैं। जिसमें जो टाइप्स है, अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ समुच्चय के प्रकार या टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो इसमें जो टोटल 4 टाइप हैं उनको मैं वन बाय वन करके नाम लिख रहा हूँ और आगे इनके बारे में डिटेल बताऊंगा। तो पहला जो टाइप होता है फंक्शन का उसको बोलते हैं हम एक एक ही। बच्चों इसको इंग्लिश में बोलते हैं वन वन। क्या बोलते हैं? वन वन। नाम से पता लग रहा हो एक का एक के साथ रिलेशन होगा। और दूसरा जो टाइप है वो है बहु एक एक ही। क्या बोलते हैं उसको? बहु एक एक ही। और इंग्लिश में बोलते हैं उसको मैनी वन। क्या बोलते हैं? मैनी वन। जो तीसरा टाइप है जो, तो उसमें उसको बोला जाता है आच्छादक। क्या बोलते हैं? आच्छादक। और इंग्लिश में उसको बोला जाता है ऑन टू। ठीक है। और चौथा जो टाइप है वो इसमें आच्छादी बोला जाता है या आच्छादित की जगह बोलते हैं, और इंग्लिश वाला नाम आप दिमाग में रखोगे उसको बोलते हैं इनटू। ये टोटल 4 टाइप है जिनके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। पहले हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे, वन वन और मैनी वन, और फिर ऑन टू और इनटू के बारे में बात करेंगे। बच्चों मैं हिंदी के नाम की बजाय यहाँ पे इंग्लिश के बारे में तो आपको बार बार बोलता हुआ दिखूंगा, तो जरूर आप इंग्लिश वाले के अकॉर्डिंग अपने दिमाग के अंदर ये एक एक ही और बहु एक एक का मीनिंग सेट करें। थोड़ा सा ये इजी रहता है एक्सप्लेन करना। ठीक है ना, और कोई कारण नहीं है। तो एक एक ही और बहु एक एक ही, यानी वन वन और मैनी वन। बहु का मतलब एक से ज्यादा होता है और एक का मतलब एक के साथ में होता है। तो अगर एक का कई अलग अलग एलिमेंट या अलग, मैनी मैनी मतलब एक से ज्यादा का किसी एक के साथ रिलेशन है, तो हम उसको बोलेंगे मैनी वन फंक्शन है।
तो चलिए इसके बारे में यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको देखिए। तो पहले देखते हैं हम कि एक एक ही फलन क्या होता है। तो अगर हमारा कोई सेट, जरूरी नहीं है एक्स ए भी हो, एक्स और वाई भी हो सकता है। तो यदि कोई फंक्शन एक्स से वाई में है और वो एक एक ही है, एक एक ही को एक और नाम से बोलते हैं इंजेक्टिव। तो एक्स से वाई में कोई फंक्शन डिफाइन किया गया है तो एक्स प्रांत हो गया और वाई सह प्रांत हो गया, और वो फलन अगर एक एक ही कहलाता है, इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि एक्स के अलग अलग का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब होता है आउटपुट, भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यानी एक्स के अलग अलग इनपुट पे अगर आउटपुट अलग अलग आता है तो हम ये बोलेंगे कि ये एक एक ही टाइप का फलन है। अब इसमें सॉल्व करने के लिए हम क्या कहेंगे, यदि x1 और x2 इसे x में से आ रहे हैं, किस में से आ रहे हैं, इसे x में से आ रहे हैं, तो इन पे fx1 और fx2 भी क्या हो, बराबर से x1 इक्वल टू x2 आ जाए। यदि हम fx1 इक्वल टू fx2 को सॉल्व करें तो हमारे पास में x1 और x2 बराबर आने चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि इस टाइप को हम एक एक क्यों बोलते हैं। देखो, अगर एक एक ही फलन है तो अगर आप थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करोगे तो कुछ ऐसा होगा, जैसे ये वाला फंक्शन है, इसको बोलेंगे एक एक ही, क्योंकि इसमें एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आएगा। ठीक है ना, अगर दूसरा इनपुट डालोगे तो आउटपुट दूसरा हो जाएगा, तीसरा आउटपुट डालोगे, इनपुट डालोगे तो आउटपुट तीसरा हो जाएगा। यानी अलग अलग इनपुट पे आउटपुट भी क्या आना चाहिए, अलग अलग आना चाहिए। ये यहाँ पे कहने की बात है, या इसमें बोला जा रहा है। अगर मैं यहाँ का ये y इक्वल टू एफ एक्स है, क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स, तो इस जगह की कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहूँ तो ये हो जाएंगे x1 कॉमा एफ एक्स वन, क्या होंगे, x1 कॉमा एफ एक्स वन। अब यहाँ की कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो x2 कॉमा एफ एक्स टू होंगे। ठीक है, और तीसरे, अब तीसरे के बारे में बात नहीं करते हैं दोनों के। अब अगर मेरे पास में बच्चों x1 और x2 बराबर नहीं है, ये वाला इनपुट क्या है, x1 है और ये x2 है। अब देखो x1 और x2 बराबर नहीं है तो इनके आउटपुट भी बराबर नहीं आने चाहिए। आउटपुट क्या है, fx1, तो ये भी बराबर नहीं आना चाहिए। अब इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि यदि मेरे पास में ये सेम है तो आउटपुट भी सेम आना चाहिए। अगर x1 और x2 बराबर है तो ये आउटपुट भी बराबर आना चाहिए। तो नॉट इक्वल रखें तो सामने भी नॉट इक्वल टू होना चाहिए, और अगर यहाँ इक्वल टू है तो सामने भी इक्वल टू होना चाहिए। तो इसको एक ही तरीके से याद करते हैं कि यदि मैं fx1 इक्वल टू fx2 रखूं तो इसका सीधा सीधा निष्कर्ष ये निकल के आना चाहिए कि x1 इक्वल टू x2 है। क्या निष्कर्ष निकल के आना चाहिए, x1 इक्वल टू x2 है। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन कैसा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि f मेरा कैसा है, ये आपका 1 1 है, या हिंदी में कहेंगे तो एक एक ही है। और इसके अलावा मिल जाए कि इक्वल टू रखने पे ये नॉट इक्वल टू का साइन यहाँ दिखने लग जाए तो हम बोलेंगे कि मैनी वन है या बहु एक ही है। तो लिखा अन्यथा, अन्यथा मतलब अगर ये स्थिति के अलावा कुछ और स्थिति आ जाती है तो हम बोलेंगे ये बहु एक ही है। अब हमें सॉल्व करते समय क्या बात ध्यान रखनी है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे हल करने की विधि क्या रहेगी, हल करने की जो हमारा विधि रहेगा या मेथड रहेगा वो क्या रहेगी। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, fx1 और fx2 का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्या करेंगे, fx1 और fx2 का मान ज्ञात करेंगे। और सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, fx1 इक्वल टू रख देंगे fx2 और इसको सॉल्व करेंगे इक्वल करके, और वहां से x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो बोल देना 1 1 है ये। और अगर ऐसा नहीं हो, अगर ऐसा नहीं हो तो हम बोलेंगे कि ये मैनी वन है, यानी बहु एक ही है। ठीक है बच्चों, आई थिंक बात समझ में आ गई। सॉल्व करने की ये विधि रहेगी आपकी। तो ये यहाँ पे बातें लिखी गई थी। अब कुछ यहाँ पे बताए हैं कि मैपिंग जो होती, मैपिंग का मतलब समझते हो, चित्रण, यानी डायग्राम बना के समझा रहे हैं। तो ये मैपिंग है, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिचित्रण। क्या बोलते हैं, प्रतिचित्रण। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैपिंग वर्ड दिया रखा है इसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं कि देखिए यहाँ पे ये जो पहला वाला सेट है ये x1 है और दूसरा वाला सेट है x2, यानी हमारा फंक्शन x1 से x2 में डिफाइन किया गया है। किस में डिफाइन किया गया है, x1 से x2 में। तो x1 मेरा प्रांत हो जाएगा और x2 से प्रांत हो जाएगा। अब x1 के देखो सारे एलिमेंट किसी न किसी x2 के साथ में रिलेटेड है। x1 के सारे एलिमेंट किसी न किसी x2 के साथ रिलेटेड है, तो यहाँ पे होने चाहिए। अब किसी न किसी के साथ में, कई दो के साथ में, कोई एक के साथ में,
तो यहाँ पे आप देखोगे एक का एक के साथ रिलेशन चल रहा है, दो का बी के साथ में, तीन का डी के साथ में, चार का सी के साथ में। तो ये मेरा कैसा है, वन वन है बच्चों, कैसा है ये, वन वन है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये वन और टू दोनों ही रिलेट किससे हो रहे हैं, बी के साथ में रिलेट हो रहे हैं। तो अगर दो अलग अलग या एक से ज्यादा किसी एक से रिलेट हो जाए तो उसको बोलते हैं मैनी वन। क्या बोलते हैं, मैनी वन। ठीक है। अब इसके अलावा भी दो टाइप और है जो मैंने स्टार्टिंग में लिखे थे, ऑन टू और इन टू। तो ऑन टू और इन टू क्या होते हैं वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, इससे पहले आप समझिए ऑन टू इन टू क्या होते हैं। तो देखिए एक एक ही वाला समझ में आ गया कि एक पे एक ही आउटपुट होना चाहिए, तो एक एक ही, एक दो अलग अलग इनपुट पे एक ही आउटपुट है तो बहु एक एक ही। सॉल्व करने का तरीका भी हमने समझ लिया, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू रख के सॉल्व करेंगे। अब सेकंड जो हमें पढ़ना है वो ऑन टू और इन टू के बारे में पढ़ना है। तो ऑन टू क्या होता है, एक कोई फंक्शन है ऑन टू, इसको आच्छादक बोलते हैं या आच्छादी भी बोलते हैं, कई जगह पे एक ही नाम है, आच्छादक और आच्छादी। ठीक है, मैंने लिखा था वो आच्छादिक था, इनटू को हिंदी बोलते हैं आच्छादिक, ये होता है इनटू। तो पहले ऑन टू देख लो, ऑन टू समझ में आ जाएगा तो जो रिमेनिंग बच जाएंगे वो सारे इनटू की कैटेगरी में जाएंगे। तो ये ऑन टू कब कहलाता है, यदि एफ का प्रत्येक, एफ के अंतर्गत वाई का प्रत्येक अवयव, वाई का प्रत्येक अवयव एक्स के किसी न किसी का प्रतिबिंब होता है। ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपका सपोज करिए एक्स है और ये दूसरा वाला वाई है। ठीक है, तो इधर कुछ भी अवयव हैं और इधर कुछ भी सपोज करिए अवयव दे रखे हैं, तो इधर सारे के सारे अवयव, सारे के सारे किसी न किसी के साथ में रिलेट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ खाली छूट जाए, यहाँ का सारे अवयव का कवर होना जरूरी है। यदि y के हर एक एलिमेंट का x के साथ में कोई कोई रिश्ता है, यहाँ पे हम y की साइड से देखते हैं, और ऑन टू और इन टू वन वन और मैनी वन में कहाँ देखते हैं, x की साइड से देखते हैं। बट ऑन टू को जांच करने के लिए आपको y की साइड से देखना है। तो y के प्रत्येक अवयव, यानी यहाँ पे कोई भी खाली नहीं बचना चाहिए, कोई भी खाली ना बचे। अगर कोई भी खाली नहीं बच रहा है तो हम बोलते हैं कि ये कैसा है, तो हम बोलते हैं कि ये फंक्शन मेरा जो है वो ऑन टू है। और अगर खाली बच जाता है तो बोलेंगे कि ये इनटू टाइप का है। अब इसमें जो सॉल्व करने का तरीका रहेगा उसमें क्या करेंगे, हम परिसर निकालेंगे बच्चों, क्या करेंगे, परिसर निकालेंगे। और परिसर अगर मेरे सह प्रांत के बराबर आ गया तो उस कंडीशन को बोलेंगे कि वो ऑन टू है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, परिसर निकालना पड़ेगा। अब परिसर कैसे निकालते हैं मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा। अब सेकंड सॉरी डेफिनेशन नंबर 7 के अंदर बोला गया है कि यदि कोई फंक्शन में दोनों गुण है, वो एक एक भी है और आच्छादक भी है, मतलब वन वन भी है और ऑन टू है, दोनों एक साथ हैं, हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब बाई मतलब दो गुण हो, तो एक एक भी हो और आच्छादक भी हो, तब उसको बोला जाता है कि वो बाइजेक्टिव है। बच्चों ऐसा कभी नहीं होगा कि वन वन भी हो और मैनी वन भी हो, या तो वन वन होगा या मैनी वन होगा। ऐसे या तो इनटू होगा या ऑन टू होगा, ऑन टू है तो इनटू नहीं हो सकता, इनटू है तो वो ऑन टू नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे इधर आपको दिख रहा है कोई खाली बच रहा है क्या, इधर एक भी खाली नहीं बच रहा है, बच रहा है क्या, तो यहाँ पे खाली नहीं, खाली अगर नहीं बचा हुआ है तो ये कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दो अलग अलग का एक के साथ रिलेशन हो रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा मैनी वन और ऑन टू। कैसा हो जाएगा, मैनी वन और ऑन टू। तो देखो इधर क्या था, कुछ ना कुछ खाली बच रहा है, तो इसके साथ में बोलेंगे तो ये इन टू है। क्यों है, क्योंकि इसमें ई एफ का किसी के साथ रिलेशन नहीं है। अब इधर भी खाली बच रहे हैं तो ये भी हो जाएगा मैनी वन और इन टू। अब इधर कोई खाली बच रहा है, नहीं बच रहा है बच्चों, तो ये ऑन टू भी है। और साथ में देखिए इधर सारे एलिमेंट अलग अलग के साथ कनेक्टेड है, तो ये वन वन भी है। ठीक है, तो ये वन वन और ऑन टू है, तो आपको दोनों देखने वन वन ऑन टू। सबसे आसान तो बच्चों ये होता है, यदि हमारे पास में इस तरह से मैपिंग दे दी जाए तो हम आसानी से पता करके बता सकते हैं कि इसमें वन वन कौन सा है और ऑन टू कौन सा है। बट मैपिंग जरूरी नहीं है क्वेश्चन में दे रखी होगी, आपको क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो कुछ अलग टाइप की होती है, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन के अंदर समझाऊंगा, तो इस टाइप की क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करें क्वेश्चन। तो बोला गया है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स परिभाषित आर स्टार दे रखा है और ये एक एक की भी है और आच्छादक भी है। और कंडीशन है आर स्टार का मतलब है सारी ऋणोत्तर, ऋणोत्तर का मतलब है, ऋणोत्तर शब्द का मतलब है ये कि ये धनात्मक है। कैसी है, धनात्मक। ऋणोत्तर शब्द का मतलब है जो धनात्मक हो। तो ऋणोत्तर वास्तविक संख्या का समुच्चय जो आर से लिखा जा रहा है। अब यदि
आगे बोल रहे हैं, ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है, यदि आर को एन में बदल दिया जाए और ये पूर्ववत रहे तो परिणाम क्या सत्य होगा, तो इसके बारे में बात करनी है। तो पहली कंडीशन क्या है, हमारा जो फंक्शन है वो आर स्टार से आर स्टार तक डिफाइन किया गया है। अब एफ एक्स क्या है, तो आप कहोगे एफ एक्स की जगह 1/x है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, तो पहले आपके लिए 1 1 की बात कर लेते हैं। तो 1 1 में क्या करना है, डेफिनेशन के तौर पे आपको देखो, डेफिनेशन क्या कहती है 1 1 की, कि आपको x1 और x2 दो लेने हैं, ठीक है, और उस पे fx1 और fx2 की वैल्यू निकाल के बताना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, माना हमारे पास में x1 और x2, ये किस में से लिए, हमने पहले वाले समुच्चय प्रांत में से ले लिए। अब fx1 और fx2 को बराबर कर दो, जो हमारे सॉल्व करने की विधि है। तो यहाँ पे लोग सॉल्व करेंगे तो 1/x1, fx1 का मान कितना आएगा, x की जगह x1 रखेंगे तो 1/x1, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1/x2। क्योंकि ये r पॉजिटिव धनात्मक संख्या है, इसलिए आप यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x1 = x2। तो बोला था fx1 = fx2 से x1 = x2 आ जाए, तो हम कहेंगे कि f कैसा है मेरा, f आपका एक एक ही है, f कैसा है, एक एक ही है, ठीक है। अब दूसरा जो टाइप है, अब दूसरे टाइप के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे हमें बात करनी है, वो किसके लिए बात करनी है, आच्छादक की बात करनी है, ठीक है। तो आच्छादक के लिए इंग्लिश में बोलते हैं ऑन टू। तो आच्छादक को सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, जो मैंने अभी समझाया नहीं। तो आच्छादक को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, हल करने की विधि, हल करने की विधि। हमें लास्ट में कहाँ तक पहुंचना है, परिसर इक्वल टू सह प्रांत तक जाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट, पहला काम करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू वाई से एक्स का मान, एक्स का मान यहाँ से एफ एक्स वाई से एक्स का मान वाई के पदों में निकालें, वाई के पदों में निकालेंगे, ठीक है, एक्स का मान वाई के पदों में निकालें। और स्टेप सेकेंड है, इसके बाद करना है, यदि प्रत्येक वाई के लिए, प्रत्येक वाई के लिए एक्स के मानों का अस्तित्व है, ध्यान सुनना, यदि प्रत्येक वाई के लिए एक्स के मानों का अस्तित्व है, अस्तित्व का मतलब कोई न कोई एक्स का मान यहाँ पे निकल के आ रहा है या परिभाषित है, अस्तित्व है, यानी एक्स के प्रत्येक मानों के लिए, सॉरी वाई के प्रत्येक मान के लिए एक्स के मानों का अस्तित्व है, तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, परिसर और सहप्रांत बराबर हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक मान कवर हो रहा है, प्रत्येक मान में कुछ भी नहीं छूट रहा है, कोई भी नहीं छूट रहा है, इसका मतलब परिसर के सारे वैल्यू आगे। तो परिसर इक्वल टू सहप्रांत की कंडीशन यहाँ से बन जाएगी, और परिसर और सहप्रांत बराबर है, तो एफ क्या हो जाएगा, आच्छादक वाली कंडीशन हो जाएगी। तो समझिए क्या करें, आपको एफ एक्स इक्वल टू वाई रख के एक्स का मान निकालना है वाई के पद में, और ये निकालने के बाद में फिर यहाँ से हम वाई के प्रत्येक मान के लिए एक्स के मानों का अस्तित्व चेक करेंगे। ऐसा अगर ऐसा है तो बोलेंगे परिसर इक्वल टू सहप्रांत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू वाई से, तो एफ एक्स क्या है, 1/x इक्वल टू वाई, तो यहाँ से एक्स का मान क्या आ जाएगा बच्चों, 1/y आ जाएगा। अब देखो वाई की वैल्यू धनात्मक है, आर स्टार दे रखा है, ठीक है, तो वाई बिलोंग टू आर स्टार के प्रत्येक मान के लिए, ठीक है, कि प्रत्येक, यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख सकते हो आर स्टार में से, धनात्मक में से, प्रत्येक मान के लिए एक्स के मानों का अस्तित्व है, ठीक है, और अस्तित्व है तो क्या होगा, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परिसर इक्वल टू सहप्रांत हो जाएगा, और परिसर इक्वल टू सहप्रांत है तो एफ कैसा हो जाएगा, एफ आच्छादक हो जाएगा, एफ कैसा हो जाएगा, आच्छादक होगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इसने बोला एक एक ही है और आच्छादक ऐसा सिद्ध करना है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कवर हो गया। अब इससे आगे क्या बोल रहे हैं, यदि आर को एन से बदल दिया जाए और ये आर स्टार को पूर्ववत रखा जाए तो क्या कंडीशन आएगी। तो यदि चेंज करते हैं, तो ध्यान से देखो, यदि हम चेंज करते हैं तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आर स्टार को एन से बदल दिया जाए
और से प्रांत, से प्रांत मतलब सेकंड वाले को कोई चेंज नहीं करें, ठीक है। तो इसमें क्या चेंज आएगा वो यहाँ से बताने की कोशिश करनी है। अब जो इसमें चेंज करवाना है मुझे कि आर की जगह एन रखना है, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन डिफाइन, ये हो जाएगा एन से आर स्टार के इसमें। अब एन तो क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है, और एफ एक्स मेरा यहाँ से देखो कितना है, तो ये 1/x है। तो जब n यहाँ पे आ जाता है बच्चों, क्या आता है n, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे युग्म बनाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे r होता तो फिर जनरल परिभाषा लगानी है, n में आपको समुच्चय बना लेने। जैसे हमने 1.1 में भी देखा था कि अगर समुच्चय दे रखा होता तो फिर हम युग्म बना लेते थे, जैसे यहाँ पे युग्म बनाएंगे। तो यहाँ पे युग्म बनाएंगे तो n की वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो ये 1,1 हो जाएगा। फिर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 1/2, 3 रखेंगे तो 1/3, और इस तरह से ये आगे चलता जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे 1 पे 1 ही आ रहा है, फिर आगे जाके 1 कहीं नहीं आने वाला है। 2 पे 1/2 आ रहा है, फिर आगे कहीं नहीं आएगा। यानी आप पे x के अलग अलग मानों के लिए, x के अलग अलग मानों के लिए y का मान अलग अलग है। कैसा है, अलग अलग है। तो आपका जो f होगा वो क्या होगा, तो f आपका हो जाएगा वो एक एक ही होगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग के लिए ये अलग आ रहा है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, यहाँ पे ये जो फलन दे रखा है इसे आप परिसर बताओ कितना आएगा। परिसर मतलब y के मान क्या आएंगे, तो देखो y का मान 1 आएगा, फिर 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 1/4 आएगा, और इसी तरह से चलता जाएगा। अब ये जो मान है ये 1 से ज्यादा कभी हो ही नहीं रहा है, 1 हो रहा है या बाकी 1 से कम आ रहे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि सहप्रांत के बराबर नहीं है। तो सहप्रांत तो क्या है, आर पॉजिटिव है, और आर पॉजिटिव मतलब 0 से ज्यादा की वैल्यू में ये सारी वैल्यू नहीं आ जाती है, तो सहप्रांत बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं एफ जो है वो आच्छादक नहीं है। कैसा नहीं है, आच्छादक नहीं होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया कि इसमें चेंज करने पे क्या परिणाम आएगा, तो पहले तो वो एक एक ही और आच्छादक था, और अब क्या है, अब वो एक एक ही है पर आच्छादक नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसमें चेंज आ जाएगा, वो आच्छादक पहले था अब नहीं है, राइट। अब ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के रिलेटेड आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर एफ एन से एन में बोला गया है, और एफ एक्स बोला गया है कि वो एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो एफ यहाँ से बनाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, तो एफ यहाँ से बनाएंगे तो 1 पे 1 बनेगा, क्योंकि ये एन है। जस्ट पहले थोड़ी देर पहले समझाया कि अगर एन या डब्ल्यू वगैरह दे रखे हो तो आप युग्म बनाइए। 1 रखने पे 1 आएगा, 2 रखने पे 4 आएगा, 3 रखने पे 9, और इसी तरह से चलते जाएंगे। अब यहाँ से आपको बताना है इससे रिलेटेड कि अलग अलग पे आउटपुट अलग अलग है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पहला पॉइंट एक एक ही वाला एक एक ही है, क्योंकि x के अलग अलग मानों के लिए x के अलग अलग मानों के लिए y का मान अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है, तो इसलिए एक एक ही है। अब दूसरी कंडीशन इसमें परिसर लिख लेना है। तो परिसर बताओ क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 1 है, 1 के बाद सीधा 4 है, फिर 9 है, और इसी तरह से सारे स्क्वायर नंबर है। बट परिसर सहप्रांत क्या है, सेकंड वाला देखो, इसको बोलते हैं सहप्रांत। तो सहप्रांत क्या है इस क्वेश्चन का, एन है, बट यहाँ पे ये परिसर के बराबर नहीं जा रहा है, तो सहप्रांत नॉट इक्वल टू, परिसर नॉट इक्वल टू सहप्रांत। अतः इसलिए हम कह सकते हैं, अतः एफ आच्छादक नहीं है। एफ कैसा नहीं है, ये आच्छादक नहीं है, ठीक है। तो ये पहले वाले का आंसर आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब दूसरा देखो, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये डिफाइन किया गया है आपका एफ जो जेड टू जेड है, ठीक है। जेड का मतलब होता है, जेड क्या होता है बताओ, तो जेड होती है आपकी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्याओं
का समुच्चय। क्या होता है? पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। अब यहां से अगर मैं युग्म बनाने की कोशिश करूं, क्योंकि जेड है, जेड में भी युग्म बनाने, तो युग्म बनाएंगे तो हमारे पास में जेड क्या होते हैं? नेगेटिव पूर्णांक और पॉजिटिव दोनों ही होते हैं। तो सपोज करिए पहले -1 रखते हैं, तो -1 रखने पे 1 आएगा, भाई -1 यहाँ रखेंगे तो 1 आएगा, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, +1 रखेंगे तो भी 1 आएगा, और 2 रखेंगे तो 4 आएगा, और इसी तरह चलता जाएगा। ऐसे पीछे साइड में देखेंगे तो -2 पे प्लस का 4 आएगा, और ये चलता जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे अगर देखें तो -2 कोई भी एग्जाम्पल ले लो, क्योंकि इसको गलत प्रूव करना है और गलत के लिए कोई एक एग्जाम्पल रखना होता है। तो -2 नॉट इक्वल टू +2 है, परंतु f ऑफ -2 भी 4 आ रहा है और f ऑफ 2 भी कितना आ रहा है? 4। तो इसलिए आप कह सकते हो कि ये एक ही नहीं है, f एक ही नहीं है। भाई किसी को बदनाम करना है तो उसके लिए एक कलंक काफी है, एक ही नहीं है। तो ये पहला पॉइंट आपका यहाँ से आई थिंक कवर हो गया होगा। अब यहाँ से लिखते हैं परिसर। तो ये पहला पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, परिसर अगर लिखें इस क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परिसर क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पे वर्ग करेगी पॉजिटिव तो नहीं है, और पॉजिटिव में स्टार्टिंग 0 से होगी, फिर 1 आएगा, 1 के बाद स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, पूर्णांक संख्या रख रहे हैं, फिर 9 आएगा, और इसी तरह से चलेगा। और ये भी आप देखोगे तो ये हमारे सहप्रांत के बराबर नहीं है। सहप्रांत क्या बोला गया? जेड, और जेड के अंदर लगातार संख्या आती है नेगेटिव और पॉजिटिव पूर्णांक वाली, बट यहाँ पे पॉजिटिव ही है, तो सहप्रांत के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि एफ क्या है? आच्छादक, आच्छादक आपका नहीं है, ठीक है। तो ये आच्छादक यहाँ से समझ में आ गया कि नहीं है। आई थिंक यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब बाकी के जो पार्ट है आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, तो थर्ड, फोर्थ, 5 में क्या दे रखा है बच्चों? यहाँ पे आर दे रखा है। क्या दे रखा है? ये आर दे रखा है, ठीक है। तो आर के अंदर आपको युग्म नहीं बनाने, क्योंकि आर के अंदर कई सारी संख्या होती है। तो हम तीसरे पार्ट के अंदर क्या करेंगे? यहाँ से देखो, तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, और एफ आपका परिभाषित है आर से आर में। तो हम पहली बात करेंगे ऑन टू के, सॉरी 1 के लिए। किसके लिए? 1 के लिए। तो हम मान लेंगे दो संख्या मानेंगे, x1 और x2, क्या मान लेंगे? r। अब यहां से अगर निकालें fx1, क्या निकालें? fx1, तो x1 स्क्वायर होगा, और fx2 निकालें तो ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर। अब fx1 इक्वल टू fx2, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ रहा है। क्या आ रहा है? प्लस माइनस x2, और प्लस माइनस x2 है तो एक ही कंडीशन आनी चाहिए थी, fx1 इक्वल टू fx2 से x1 इक्वल टू x2, बट यहाँ पे x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि f कैसा है? ये आपका एक ही नहीं है, ठीक है, ये एक ही नहीं है। अब अगली कंडीशन देखें तो वहां पे है ऑन टू की वाली कंडीशन, उसको बोलते हैं आच्छादक। तो ऑन टू की कंडीशन अगर आपको यहाँ समझनी है तो क्या करते हैं? सॉल्व करने की विधि क्या थी? याद करो, सॉल्व करने की विधि यहाँ पे लिखवा भी रखी है बच्चों आपको। क्या करते हैं? एफ एक्स इक्वल टू वाई से एक्स का मान वाई के पद में निकालें, और फिर आगे बात करें कि एक्स वाई के प्रत्येक मान के लिए एक्स का अस्तित्व है या नहीं है। तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू लिखेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट वाई। अब बताओ क्या वाई का प्रत्येक मान यहाँ पे आ सकता है? नहीं आ सकता है। यहाँ पे वाई का केवल धनात्मक आएगा। वाई ग्रेटर देन 0 के लिए, वाई ग्रेटर देन 0 के लिए ही एक्स के मानों का, y ग्रेटर देन 0 के लिए ही x के मानों का अस्तित्व है, का अस्तित्व है। अगर x y ग्रेटर देन 0 के लिए x के मानों का अस्तित्व है, इसका मतलब ये होता है
कि इसकी जो रेंज आएगी या परिसर आएगा, परिसर को इंग्लिश में रेंज बोलते हैं, तो परिसर जो बनेगा वो बच्चों बनेगा 0 से इनफाइनाइट। क्या बनेगा? 0 से इनफाइनाइट। आप ग्राफ से भी जानते हो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ, यहाँ से आपको पता भी होना चाहिए कि ये यू शेप बनती है ओरिजिन पे। ठीक है, तो यहाँ से इसका परिसर क्या है? तो बच्चों परिसर इसका 0 से इन्फिनिटी, तो परिसर 0 से इन्फिनिटी है जो कि आर के बराबर नहीं है। तो आप ये भी कह सकते हो कि एफ मेरा क्या नहीं है? आच्छादक। तो एफ आपका आच्छादक नहीं है। एफ कैसा नहीं है? आच्छादक ये नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन के रिलेटेड समझ में आ गया होगा। अब आप 4 और 5 खुद ट्राई करना सॉल्व करने के बच्चों। जिस तरह से मैंने ये ऊपर वाले क्वेश्चन सॉल्व कराए वैसे ही देखो, यहाँ पे एन दे रखा है तो आप युग्म बना लेना, और जेड दे रखा है तो भी युग्म बना लेना, जैसे कि मैंने फर्स्ट और सेकंड में सॉल्व किए थे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको बोला गया है एफ एक्स इक्वल टू ये बॉक्स एक्स दे रखा है, और बॉक्स एक्स को बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फंक्शन। अगर आपने कहीं सुना होगा तो इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है। और ये डिफाइन किया गया है आर से आर में। हमें पता करके बताना है या सिद्ध करना है, ना तो एक एक ही और नहीं आच्छादक है। तो हमें क्या दिया हुआ है बच्चों? तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे तो हमें दिया हुआ है एफ आर से आर है, और एफ एक्स इक्वल टू क्या है मेरा? तो एफ एक्स इक्वल टू है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। एफ एक्स इक्वल टू क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। अब मुझे सिद्ध करना है कि ना तो एक एक ही नहीं आच्छादक है। अब देखो, जब किसी को बदनाम करना हो तो एग्जाम्पल दिया करो। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो ग्राफ बना सकते हैं और दूसरा थियोरेटिकल बता सकते हैं। पर ग्राफ आई थिंक जानते हैं कई सारे बच्चे, पर सबको नहीं पता होता है, इसलिए मैं जनरल तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम दो वैल्यू लेंगे। पहले किसके लिए बात कर रहे हैं? एक एक के लिए। तो यहाँ पे लिख दो प्रॉपर तरीके से कि यहाँ पे हम पहले एक एक की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? x1 इक्वल टू कोई संख्या ले लेंगे, सपोज करिए 1.2 ले ली, और x2 के लिए कोई भी संख्या ले सकते हो, ये आपके मन की बात है, और ये ले लिया मैंने 1.3। अब निकालेंगे fx1 का मान। तो fx1 का मान निकालेंगे तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, बच्चों ये 1 होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर जानते हो, हमेशा अपने पीछे वाली पूर्णांक संख्या लेता है, तो 1.2 के पीछे कौन होगा? 1 होगा। और fx2 निकालेंगे तो fx2 का मतलब होगा 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 1.3 के भी जस्ट पीछे पूर्णांक बनी है। अब हम यहाँ से कहेंगे कि मेरा x1 नॉट इक्वल टू x2 है, 1.2 नॉट इक्वल टू क्या है? 1.3 है, परंतु आपका fx1 इक्वल टू क्या आ रहा है? fx2 किसके इक्वल टू आ रहा है? 1 के इक्वल टू है। तो अलग अलग रखने में भी सेम आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं अतः f कैसा है? f आपका एक एक ही नहीं है। f कैसा नहीं है? एक एक ही नहीं है। अब दूसरी कंडीशन है आच्छादक के लिए। किसके लिए? आच्छादक के लिए। अब आच्छादक की जब बात आती है तो यहाँ पे क्या करना होता है? इसका परिसर लिखना होता है। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू जो ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है बच्चों, जो मेथड मैंने बताया ना वो आर में अप्लाई करना है। बट यहाँ पे ये जो दे रखा है ना आर, तो आप कोई भी संख्या रखोगे तो आपको एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स में जो परिसर लिखा जाता है, तो परिसर जो उसका होता है ये होता है पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो एफ एक्स मेरा होता है पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। अब ये जो है ये सह प्रांत के बराबर कहीं से भी नहीं है। सह प्रांत क्या है क्वेश्चन का? सह प्रांत है मेरा आर, नॉट इक्वल टू सह प्रांत या आर। इसलिए हम कहेंगे कि ए मेरा एफ कैसा है? आच्छादक। एफ मेरा आच्छादक नहीं है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सिद्ध करना था कि एक की भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। नहीं के लिए आप एग्जाम्पल दीजिए, सबसे बेस्ट ये रहेगा। राइट, चलिए आगे। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग हमें फलन आर से आर परिभाषित किया गया, यह दे रखा है। तो दिया है एफ मेरा आर से आर है, और एफ एक्स इक्वल टू
ये दे रखा है मोड एक्स, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम मापांक फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मापांक फलन बोलते हैं। अब हमें बताना है कि ये भी एक एक ही और आच्छादक नहीं है। तो बच्चों एक तो तरीका है कि आप ग्राफ बना दो। तो ग्राफ से जिसको अच्छा लगता है उसको ग्राफ बना सकता है और ग्राफ से भी बता सकता है कि देखिए अलग अलग वैल्यू पे ये सेम वैल्यू देने वाला है। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो वी शेप बनता है। अब आपको ग्राफ पे अगर नहीं है भरोसा ज्यादा अपने आप पर, ये y इक्वल टू एक्स होता है और इधर y इक्वल टू माइनस एक्स होती है, तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए मैं अभी साइड में बता रहा हूँ। तो यहाँ से आपको पहले एक एक की बात करनी है, ठीक है, एक एक के लिए। तो एक एक की जब बात आएगी तो हम क्या करेंगे? दो संख्या पकड़ लेंगे और आपको नई सिद्ध करना है। तो इसमें कोई संख्या पकड़ लो जिसपे ये वैल्यू अलग अलग रखने पे सेम आ जाए। तो माना x1 की जगह -2 ले लिया और x2 की जगह +2 ले लिया। अब fx1 का मान निकालेंगे। fx1 का मतलब f ऑफ -2 और f ऑफ -2 का मोड +2 होता है। ऐसे fx2 निकालेंगे तो fx2 पे क्या होगा? +2 रखेंगे तो 2 का मोड 2 ही रहेगा। अब यहाँ पे कहेंगे यहाँ -2 नॉट इक्वल टू +2, परंतु f ऑफ -2 इज इक्वल टू f ऑफ 2 आ रहा है, यानी -2 +2 के बराबर नहीं है, फिर भी f ऑफ -2 इज इक्वल टू f ऑफ 2 है। इसलिए f क्या है? f एक एक ही है। f कैसा है? ये एक एक ही है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन है आच्छादक। कौन सी कंडीशन है? आच्छादक वाली कंडीशन है, राइट। अब आच्छादक की कंडीशन में क्या होता है कि आपको परिसर लिखना होता है, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ से देखो, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया है, और होना भी चाहिए मैथ के स्टूडेंट के नाते, तो आपको तो इसका जो परिसर होता है बच्चों, आपको अगर ये ग्राफ वगैरह के बारे में थोड़ा सा अंदाजा है तो इसका परिसर होता है 0 से इन्फिनिटी। क्या होता है? 0 से इन्फिनिटी। और वो आपके आर के बराबर नहीं है। आर मतलब सह प्रांत के बराबर नहीं है, ठीक है। अब सह प्रांत के बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि एफ कैसा है? अतः एफ आच्छादक नहीं है, राइट। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो आप कह सकते हो एक एक ही, अच्छा एक एक ही नहीं है, ठीक है, सॉरी, एक एक ही ये नहीं है, और ये भी पता लग गया कि आच्छादक भी नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एफ आर से आर और हमें ये दे रखा है और प्रदत्त चिन्ह फलन, इसको चिन्ह फलन भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं उसको सिग्नम, ठीक है। क्या बोलते हैं? सिग्नम फंक्शन। तो ये ना तो एक एक ही और नहीं आच्छादक है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन में दे तो रखा है फंक्शन, तो यहाँ पे आपको पेपर के अंदर तो लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखोगे? चलिए पैटर्न प्रॉपर लिखेंगे तो क्या करेंगे? पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया हुआ है? आर से आर में दे रखा है, यानी वास्तविक से वास्तविक में, और ये दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 1 यदि एक्स ग्रेटर देन 0, 0 यदि एक्स इक्वल टू 0, और -1 यदि एक्स लेस देन 0। ये यहाँ पे दे रखा है। अब हमें बताना है कि एक एक ही आच्छादक नहीं है। तो पहला पार्ट एक एक ही के लिए, एक एक ही के लिए। अब एक एक की जब बात आती है तो हम दो संख्या पकड़ लेंगे। माना x1 इक्वल टू 1 ले लिया और x2 इक्वल टू 2 ले लिया। अब ये दोनों संख्या कैसे लेनी होती है ये बच्चों आपको खुद को जज करना पड़ेगा। ये एग्जाम में इसी के लिए तो पूछा जाता है क्वेश्चन। fx1 का मतलब f1। अब f1 ग्रेटर देन 0 में आता है और ग्रेटर देन 0 के सामने कितना लिखा है? 1, कॉन्स्टेंट है, इसलिए इसका वैल्यू 1 आएगा। ऐसे fx2 निकालेंगे तो fx2 निकालना है 2 पर, और 2 भी ग्रेटर देन 0 में आता है तो इसके सामने भी 1। तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर 1 नॉट इक्वल टू 2 है, परंतु f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 2 इक्वल टू 1 आ रहा है। अतः f कैसा है? ये एक एक ही
नहीं है। ठीक है, यानी नहीं के लिए आपको सिद्ध करना है तो कोई भी उदाहरण देना है। ये बात आप शायद समझ गए होंगे मेरी इतने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। अब यहाँ पे बात करते हैं आच्छादक, इसके लिए आच्छादक के लिए। अब आच्छादक की जब बात करें तो यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे परिसर। क्या लिखेंगे? परिसर। तो परिसर इसका कितना है? -1, 0 और 1। परिसर का मतलब y के मान, और y के मान यहाँ पे कांस्टेंट 3 ही है, -1, 0 और 1। ठीक है, तो क्या ये सह प्रांत के बराबर है? नहीं है। सह प्रांत तो पूरा r है, सह प्रांत के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं अतः f आच्छादक, अतः f आच्छादक नहीं है। ठीक है, इसलिए कहेंगे ये आच्छादक नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देखते हैं। अब इसमें आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है कि ए और बी समुच्चय दे रखा है और फंक्शन ए से बी में। तो मेरा जो फंक्शन है वो ए से बी में परिभाषित है, और इसमें ए आपको दे रखा है समुच्चय के तौर पे 1, 2, 3, और बी देखेंगे तो ये दे रखा है 4, 5, 6 और 7। अब एफ ए से बी है और एफ के युग्म दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं बच्चों? युग्म। अब तक तो आपको कोई फल दे रखा है, बट यहाँ पे युग्म दे दिए। तो युग्म दे, ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है बच्चों, क्योंकि युग्म में फिर आपको केवल इतना ही बताना होता है कि अलग अलग भी आउटपुट अलग अलग है कि सेम है। तो ये आपको युग्म दे रखे हैं। ठीक है, अब इतनी इंफॉर्मेशन से बताना है कि ये एक एक ही है। देखो आच्छादक की यहाँ पे कई बात नहीं हुई, तो एक क्वेश्चन इस टाइप का 1 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो हम कहेंगे ये एक एक ही है। कारण अगर देखेंगे तो क्योंकि f के युग्मों में x के अलग अलग मानों, x के अलग अलग मानों के लिए, x के अलग अलग मानों के लिए y का मान भी अलग अलग है। y का मान भी क्या है? अलग अलग है। तो एक एक ही है, कारण बता दिया कि f के युग्मों में x के अलग अलग मानों के लिए y का मान भी अलग अलग है। ठीक है, इतना सा कारण इसमें आप दोगे एग्जाम में, राइट। तो क्वेश्चन पूरा हो गया। अब ये देखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से अब बताया है कि निम्नलिखित प्रतिस्थिति बतलाइए कि दिया गया फलन एक एक ही और आच्छादक या बाइजेक्टिव है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताना है, यानी आपको एक्सप्लेन करना है। तो पहले वाले पार्ट की बात करें तो f किसमें है? r से r में। fx कितना है? तो आप कहोगे 3 - 4x है। चलिए यहाँ तक तो आप सही बता रहे हो। अब इतना तो दे रखा है, ये तो आपको कहानी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब पहला लिखते हैं एक एक ही के लिए। ठीक है, तो मान लेते हैं आप दो संख्या, माना x1 और x2। आपका किसमें से? r में से। यहाँ से निकालेंगे fx1। तो fx1 कितना आएगा? 3 - 4x1 आ जाएगा। या डायरेक्ट ले लेता हूँ। ठीक, तो हमारे सॉल्व करने की विधि क्या होती है? जब r में हो, n और z वगैरह हो तो युग्म बनाने, अदरवाइज आपको परिभाषा लगानी है। तो fx1 इक्वल टू fx2। तो 3 - 4x1 इक्वल टू 3 - 4x2। देखो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, तो 4x1 माइनस का इक्वल टू माइनस का 4x2। तो यहाँ से आ जाएगा x1 इक्वल टू x2। क्या आ जाएगा? x1 इक्वल टू x2। और x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो आप कह सकते हो कि f कैसा है? f एक एक ही नहीं, एक ही है। f कैसा है? एक एक ही है। अब दूसरी कंडीशन देखो आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए, अब आच्छादक की कंडीशन के लिए क्या करते हैं हम? सॉल्व करने का तरीका क्या था? एफ एक्स इक्वल टू वाई रखते हैं और यहाँ से x का मान y के पद में निकालते हैं। तो 3 - 4x इक्वल टू वाई।
तो माइनस का 4x इक्वल टू वाई माइनस 3, तो x इक्वल टू 3 माइनस वाई 1/4। अब क्या यहाँ पे कोई ऐसा y है जिसको रखो तो x अपरिभाषित हो जाए? नहीं, यहाँ पे हर एक y का मान रख सकते हो। हर में होता y तो कुछ दिक्कत कर सकता था, यहाँ पे अंश में, और अंश में आपका y कुछ भी रख सकते हो। तो लिखेंगे y के प्रत्येक मान के लिए x के मानों का अस्तित्व है, x के मानों का अस्तित्व है। अतः इसका परिसर, प्रत्येक मान आ गया, परिसर इक्वल टू क्या हो जाएगा? सह प्रांत हो जाएगा। परिसर बराबर क्या हो जाएगा? सह प्रांत। और परिसर इक्वल टू सह प्रांत है तो f कैसा हो जाएगा? आच्छादक होगा। f कैसा होगा? ये आच्छादक होगा। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये दोनों टाइप का है, एक की भी है और आच्छादक भी है। अब आप दूसरा वाला पार्ट खुद करोगे। ठीक है, अब दूसरे वाले पार्ट के अंदर क्या करेंगे? वही सेम कंडीशन रखेंगे यहाँ पे। तो देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ ताकि आपको इसकी फॉर्मेट बनाने में दिक्कत नहीं आए। तो यहाँ पे अगर बराबर रखेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस x1 का स्क्वायर, और इधर आएगा 1 प्लस x2 का स्क्वायर। तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। तो यहाँ से x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ जाएगा। अब प्लस माइनस आया इसलिए हम कहेंगे ये एक ही नहीं है। क्या बोलेंगे? एक ही नहीं है। ठीक है, तो दूसरे वाले कारण ये बता देना। और इधर क्या लिखेंगे? तो एफ एक्स इक्वल टू वाई की कंडीशन अगर लगाएं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस 1। अब देखो क्या y के प्रत्येक मान के लिए ऐसा है? नहीं, y के 1 से ज्यादा अगर वैल्यू हो, क्योंकि अंडर रूट की बात आ गई यहाँ पे। अंडर रूट परिभाषित कब होगा? जब अंदर की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा हो। तो 0 कब होगा? 1। तो y की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा के लिए x का अस्तित्व रहेगा। तो इसका परिसर बेसिकली क्या हो जाएगा? परिसर इसको देखोगे तो 1 से इन्फिनिटी है, जो कि r के बराबर नहीं है, इसलिए ये कैसा है? ये आच्छादक भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको इस टाइप से लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये यहाँ तक समझा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है? मान लीजिए ए और बी कोई दो समुच्चय है और हमारा एफ डिफाइन क्या है? ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए के बीच में, और बोला गया है कि एफ ए बी इक्वल टू बी ए। तो यहाँ पे ए बी रखेंगे तो आउटपुट बी ए उल्टा होके आएगा। ये क्या बन रहा है? रिवर्स हो रहा है। तो हमें सिद्ध करके बताना है एक एक आच्छादक है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब है ये 1 1 भी है और ये 1 2 भी है, यानी दोनों यहाँ पे प्रूव करने हैं हमको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन वाला पार्ट देखेंगे। तो एफ मेरा क्या है? तो ये है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए के बीच में, और एफ ए कोमा बी, एफ ए कोमा बी इक्वल टू है कि आपका बी कोमा ए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? जैसा कि परिभाषा होती है, परिभाषा क्या होती है कि आप fx1 इक्वल टू fx2 रखकर ये लाने की कोशिश करते हो x1 इक्वल टू x2। ठीक है, बट यहाँ पे x1 नहीं है, a कोमा बी है। कितने? 2 है। तो आपको यहाँ पे एक तरीके से दो संख्या एक साथ लेके चलना पड़ेगा। जैसे हम x1 रखते हैं ऐसे आपको x1 कोमा x2 रखना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे ए बी में चल रहा है तो मैं यहाँ पे मान लूंगा कि माना मेरे पास में एक युग्म है a1 और b1, जैसे अपन x1 मानते हैं, ये जस्ट लाइक x1 की तरह है। और दूसरा मान लेते हैं a2 b2। क्या मानते हैं? a2 b2। और ये किसकी तरह है? ये आपका x2 की तरह है। किसकी तरह है? x2 की तरह, राइट? अब ये दोनों मानने तो किस में से मानेंगे? आपके इनपुट में से मानने होते हैं, यानी ये a क्रॉस b में हमने मान लिए। आई थिंक यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे x1 x2 की तरह चल रही है कहानी। अब हम क्या करते हैं? fx1 इक्वल टू fx2 रखते हैं। क्या रखते हैं बच्चों? तो यहाँ पे ये परिभाषा है आपकी fx1 इक्वल टू fx2 तरह। तो यहाँ पे क्या होगा? x1 की जगह देखो यहाँ पे होगा a1 b1 इक्वल टू f a2 b2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब
A1 कॉमा B1 की यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, ए बी है तो बी ए बन के आता है, तो यहाँ से ये आ जाएगा B1 कॉमा A1 और इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे B2 कॉमा A2। अब दो युग्म हो तो उसमें क्या होते हैं, संगत अवयव की तुलना होती है, संगत अवयवों की तुलना। अब संगत अवयव की तुलना करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा B1 इक्वल टू B2 और दूसरी कंडीशन आ जाएगी A1 इक्वल टू A2। ठीक है, तो इससे ये सिद्ध हो गया कि आपका B1 इक्वल टू B2 है और A1 इक्वल टू A2 है, तो जस्ट लाइक X1 इक्वल टू X2 हो गया। तो यहाँ से क्या कंडीशन आ गई, X1 इक्वल टू X2 सिमिलर के आगे कंडीशन। तो हम कह सकते हैं अतः F कैसा है, आपका एक एक ही है, F कैसा है, एक एक ही है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन इसमें बात करते हैं आच्छादक के लिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह से हम x1 x2 लेते हैं वैसे आपको युग्म लेने a1 b1 और a2 b2, बाकी सारी कहानी सेम पीस लिखते रहे। अब यहाँ पे आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए अब आच्छादक की जब बात आएगी तो हम क्या करते हैं बच्चों, fx इक्वल टू वाई रखते हैं। ठीक है, ये परिभाषा होती है आपकी। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, तो आप कहोगे सर इसमें a कॉमा बी इक्वल टू वाई। अब a कॉमा बी इक्वल टू वाई रखने का सीधा सीधा क्या मतलब है, ये आपके दिमाग में यहाँ से आना चाहिए। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो a कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए। ठीक है, ये इसकी कंडीशन यहाँ से आ गई। अब आगे क्या लिखेंगे, तो हम क्या करते हैं, वहां पे x का मान y के पद में निकालते हैं और फिर बोलते हैं y के प्रत्येक मान के लिए x परिभाषित है। अब यहाँ पे क्या बोलनी चाहिए वो बात यहाँ से सुनिए। अब देखो, जैसे जनरली बात हम क्या करते हैं, y के प्रत्येक मान की बात करते नहीं करते हैं, तो जो आउटपुट होता है उस आउटपुट के प्रत्येक वैल्यू के लिए x परिभाषित होना चाहिए। यानी इससे क्या होगा, हमारी रेंज सेपरांत के बराबर आ जाएगी। तो हमारा आउटपुट क्या है, b कॉमा ए, तो b कॉमा ए देखिए यहाँ पे। ठीक है, b कॉमा ए। अब b कॉमा ए किस में से, आउटपुट, और आउटपुट किस में से, सेपरांत में से। तो ये कोई आपका रैंडम है। ठीक है, ये कोई स्विच है, आपने कोई भी स्विच पकड़ लिया रेंडमली। b कॉमा ए किससे बिलोंग कर रहा है, आपका b क्रॉस ए के लिए। अब अगर b कॉमा ए बी क्रॉस ए से जा रहा है तो सीधी सी बात है b मेरा पहले वाले में से आया होगा और a दूसरे वाले में से आया होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a को पहले लिख दूं और इसको बाद में लिख दूं, तो कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, इसकी पोजीशन इंटरचेंज करिए। और अगर ये पोजीशन इंटरचेंज करिए तो यहाँ से आपका एक अवयव या युग्म बन जाएगा a कॉमा बी, और a कॉमा बी किससे बिलोंग करेगा, a क्रॉस b से बिलोंग करेगा। a कॉमा बी किससे बिलोंग करेगा, a क्रॉस b के लिए से बिलोंग करेगा। अब यहाँ से यहाँ पे लाइन लिखनी है, यहाँ प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक आपका b कॉमा ए के लिए, यहाँ पे प्रत्येक b कॉमा ए जो कि मेरा बिलोंग कर रहा है b क्रॉस ए के लिए किसी न किसी a कॉमा बी जो कि बिलोंग कर रहा है a क्रॉस b का अस्तित्व है। ठीक है, अस्तित्व है, अतः f आच्छादक है। क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक, आपने जब जब ऐसा लिखा होगा तो तब तब आप उल्टा लिख सकते हो। तो हम कह सकते हैं जब जब मैंने b कॉमा ए लिखा होगा उसकी हर एक कंडीशन में a कॉमा बी बना होगा, तो इसी को बोलते हैं प्रत्येक b कॉमा ए के लिए किसी न किसी a कॉमा बी का अस्तित्व है, और किसी न किसी a कॉमा बी का अस्तित्व है तो f आपका क्या है, आच्छादक है। आप में से कई बच्चों को इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन रहा होगा, आप एक बार लैंग्वेज सेट कर लो कैसे आपको आंसर लिखना है। ठीक है, अगर कुछ दिक्कत है एक बार फिर से वीडियो देख लो, आपको समझ आ जाएगा। चलिए आगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पता नहीं एनसीईआरटी जो सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन दे रखा है तो कितनी बार पूछा जा चुका है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मेथड मिलेंगी, बट इनमें आपको एक वैलिड मेथड पकड़ना है जिससे कि आपको सॉल्यूशन लिखने में ज्यादा टाइम नहीं खर्च हो। ऐसा भी नहीं है कि आप इसके आंसर एक्सप्लेन करने में खुद 2-3 क्वेश्चन का नुकसान कर दें, ऐसा नहीं करना है। तो मुझे एफ एन टू एन परिभाषित करवाना है
और जो एफ एन है यहाँ पे एक्स नहीं है एन है, तो वो क्या है एन प्लस 1/2 है, जब एन कैसा है विषम है, और ये n/2 है जब n सम है। ठीक है, अब यहां से आगे जब हम देखेंगे तो हमारे पास में सॉल्व करने का क्या मेथड रहना चाहिए, तो मैंने पहले भी आपको बोला है जब n से n में जा रहा हो तो आप युग्म बनाइए। ठीक है, तो एफ एन के मानों के युग्म, ठीक है, यहाँ पे युग्म बनाएंगे तो एफ इक्वल टू, सबसे पहले n का मान 1 रखेंगे तो 1 विषम है, तो 1 कहाँ रख सकते हैं पहले वाले में, 1 + 1/2, तो 2/2 1 होता है, तो 1,1 हो जाएगा। फिर n का मान 2 रखेंगे तो 2 सम संख्या है, सम दूसरे जाएंगे तो 2,2/2 तो 1 हो जाएगा, तो 2,1 हो जाएगा। फिर 3 3 इसमें जाएगा, 3 + 1 4/2 2, तो 3,2। 4 सम संख्या है तो पहले सेकंड वाले में जाएगा, 4/2 2। फिर 5 रखेंगे तो 5 यहाँ जाएगा, 5 + 1 6/2 3, तो 5,3, और 6 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, और इसी तरह से चलता जाएगा। अब देखिए ये जो युग्म आ रहे हैं इनमें आप 1 पे भी आउटपुट 1 देख रहे हो और 2 पे भी आउटपुट 1 देख रहे हो, तो दो अलग अलग इनपुट पे सेम आउटपुट आ रहा है। तो हम यहाँ पे कारण बताएंगे, पहला पॉइंट एक एक ही के लिए, ये आप बोलेंगे कि देखिए हमारे पास में 1 है वो 2 के बराबर नहीं है, परंतु f(1) का मान और f(2) का मान दोनों का 1 आ रहा है, इसलिए ये कैसा है, अतः f एक एक ही नहीं है। राइट, अब सेकंड पॉइंट है आच्छादक वाला। आच्छादक के लिए जब बात आएगी तो परिसर लिख लो, तो आच्छादक का परिसर से ही मतलब होता है, तो इसमें परिसर में देखो 1 है, फिर 2 आया है, आगे 3 आया है, और आगे चलते जाएंगे तो ये नंबर कंटिन्यूएशन में आ जाएंगे 1 2 3 4 और सो ऑन। अब ये जो संख्या दिख रही है ये आपकी n के बराबर है, n के बराबर है, इसका मतलब ये n क्या है मेरा सह प्रांत है, देखो यहाँ पे n क्या है सह प्रांत है कि नहीं, तो अगर सह प्रांत के बराबर आता है परिसर, सह प्रांत के बराबर क्या आता है परिसर, तो हम कह सकते हैं कि f कैसा है आच्छादक है, f कैसा है आच्छादक है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि f एक एक ही तो नहीं है पर आच्छादक है। और आगे बोला है क्या एक एक ही आच्छादी है, तो कारण बताएंगे एक एक ही आच्छादी नहीं है, क्योंकि एक एक ही नहीं है और आच्छादक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ये भी अच्छा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दे रखा है a r-3 b r-1 और f(x), यानी f आपका परिभाषित है a से b में, और f(x) है ये है x-2 और डिवाइड में x-3। अब बताना है कि एक एक ही आच्छादक है या नहीं, तो यहाँ पे a r से रिलेटेड हो रहा है और इसमें सिर्फ 3 हटा रखा है, कारण कि 3 - 3 से अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए 3 को हटा दिया है इनपुट में से, यानी प्रांत में से। ठीक है, ये आपका प्रांत है और ये आपका सह प्रांत है। अब r से रिलेटेड है तो यहाँ पे हमें एक एक ही वगैरह के लिए जनरल डेफिनेशन लगानी पड़ेगी, तो पहला पॉइंट एक एक ही के लिए, तो क्या करते हैं हम f(x1) इक्वल टू f(x2) रख के सॉल्व करते हैं, तो f(x1) रखेंगे तो x1 - 2 और x1 - 3 इक्वल टू f(x2) में x2 - 2 और x2 - 3। राइट, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 - 2 इंटू x2 - 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इक्वल टू 3 का मना कर दिया है, तो मान लेते हैं यहाँ पे x1 और x2 किससे बिलोंग कर रहे हैं a से। ठीक है, x1 x2 a में से लिए मैंने, तो 3 इसमें है नहीं इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई में कोई आपको यहाँ पे आपत्ति नहीं है, x1 - 3 और x2 - 2,
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इंटू x2 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6। यहाँ देखेंगे तो x1 इंटू x2 और माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6। अब देखिए x1 से x1 गया और इस 6 से इस 6 कट जाएगा। अब जो बचे होंगे इसमें x1 को एक साइड कर दो तो माइनस का x2 और ये x1 और माइनस x2, तो इससे मुझे मिल रहा है x1 इक्वल टू x2, और x1 इक्वल टू x2 मिल जाए तो मेरा f क्या हो जाएगा, एक ही है, ऐसा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। अब सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन किसके लिए, आच्छादक के लिए, किसके लिए, आच्छादक के लिए। ठीक है। अब आच्छादक की बात आती है तो हम क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई निकालते हैं और वहां से x का मान y के बाद में निकालेंगे तो x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू वाई। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू वाई गुणा x माइनस 3, तो x माइनस 2 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3y। अब यहाँ से x के पद एक साइड कर लो ताकि x का मान आ जाए, तो x माइनस एक्स वाई इक्वल टू माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2 माइनस 3y। इधर से x कॉमन ले लेंगे 1 माइनस वाई 2 माइनस 3y, तो यहाँ से आपका पास में x का मान 2 माइनस 3y अपॉन में 1 माइनस वाई आ रहा है। ठीक है। अब ये जो कंडीशन मिली है इसके आगे आपको लिखना है कि कौन कौन से y के लिए x निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे y बिलोंग टू r माइनस 1, यानी y में से 1 हटा दिया, r में से 1 हटा दिया जाए तो सब के लिए y बिलोंग टू r माइनस 1 या y बिलोंग टू b। ठीक है। के सभी मानों के लिए, के सभी मानों के लिए x के मानों का अस्तित्व है, x के मानों का अस्तित्व है। अतः परिसर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सह प्रांत। भाई सब बोल दिया इसका मतलब क्या हो गया, सारी मान आ गई तो इसका मतलब परिसर इक्वल टू सह प्रांत, और ऐसा अगर होता है तो ये आच्छादक है। क्या ये आच्छादक है। ठीक है। तो ये लाइन आपको समझ में आ जानी चाहिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप बिल्कुल मेरे साथ चल रहे होंगे और अच्छे से ये समझ गए होंगे। अब 2 क्वेश्चन बचते हैं, वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें बताना है ऑप्शन से देख के कि देखो सारी कंडीशन बतानी है, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो किस टाइप का, एक ही आच्छादक है या बहु एक ही आच्छादक है या कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखें f मेरा r से r में है और एफ एक्स इक्वल टू क्या है, x की पावर 4 है। अब हम पहले बात करते हैं एक ही वाली कंडीशन। ठीक है। तो एक ही के लिए, एक ही के लिए अब मान लेते हैं कि x1 और x2 ये भी 2 संख्याएं जो सीधी सीधी किससे बिलोंग कर रही है, r से। तो fx1 इक्वल टू fx2 रख दिया जाए तो x1 की पावर 4 इक्वल टू x2 की पावर 4। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 क्योंकि इवन पावर है। और अगर ऐसा आता है प्लस माइनस का साइन तो हम कह सकते हैं कि f मेरा एक ही नहीं है। आप उदाहरण लेके भी प्रूव कर सकते थे। ठीक है। इसमें तो केवल बताना है कि कौन सा है। तरीका आपका दोनों हो सकते थे, आप कोई संख्या भी लेते -2 और +2 ले लेते, या -1 और +1, और दोनों अलग अलग हैं फिर भी मान सेम आएंगे। तो एक ही नहीं है, तो एक ही नहीं है तो एक ही आच्छादक तो नहीं हो सकता। इसमें बोला एक ही है आच्छादक नहीं है, तो ये वाला भी गलत हो गया क्योंकि इसमें एक ही वाला पॉइंट आ गया ना। तो एक ही नहीं आच्छादक, बहु एक आच्छादक, तो यहाँ पे आच्छादक की बात करनी पड़ेगी। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है आच्छादक के लिए। अब आच्छादक की बात करेंगे तो क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू वाई रखेंगे तो x की पावर 4 इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू प्लस माइनस वाई की पावर 1/4 होगा। ठीक है।
अब यहाँ पे y की वैल्यू केवल धनात्मक ही हो सकती है, ठीक है, क्योंकि 1/4 है इवन नंबर के कारण से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, y ग्रेटर देन 0 के लिए x के मानों का अस्तित्व है, ठीक है। अतः अच्छा, यहाँ पे अगर परिसर की बात करें तो 0 से इन्फिनिटी होगा, जो कि इसके सह प्रांत के बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्थात, इसका मतलब है कि इसका परिसर सह प्रांत के बराबर नहीं है, अतः f आच्छादक नहीं है। अब देखो, एक की भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है, तो दोनों गुण किसमें है, लास्ट वाले पार्ट में, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। न तो एक ही है और नहीं आच्छादक है। आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं देना है, इससे पहले आपको थोड़ा सा दिमाग में ऐसे रखना है कि इवन पावर है तो इसमें आर रेंज नहीं बनेगी, और अलग अलग संख्या पे सेम आ सकता है, तो इतना ही सोचना है कि समघात में हो और आर पे हो तो वो इवन नहीं, मतलब क्या होता है, एक ही नहीं होता है, और 0 से इन्फिनिटी रेंज जाएगी या परिसर जाएगा, इसलिए वो आच्छादक भी नहीं है, तो मतलब एक ही नहीं आच्छादक है। इतना टाइम लगना चाहिए आपको। अब अगले वाले में देखेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 12, ये लास्ट क्वेश्चन है 1.2 का। तो हमारे पास में f क्या है, r से r है, और fx इक्वल टू 3x है। अब यहाँ पे सबसे पहले एक एक की अगर बात करें, एक एक के लिए, तो fx1 इक्वल टू fx2 अगर रखा जाए तो 3x1 इक्वल टू क्या आ रहा है, 3x2, और इसको सॉल्व करेंगे तो x1 इक्वल टू x2 है। अब x1 इक्वल टू x2 है तो f कैसा हो जाएगा, f एक एक ही होगा। कैसा होगा, एक एक ही होगा, क्योंकि x1 इक्वल टू x2 आ रहा है। अब दूसरी कंडीशन आच्छादक की बात करें, तो आच्छादक के लिए क्या करते हैं हम, fx इक्वल टू y रख लेते हैं, तो 3x इक्वल टू y, तो x इक्वल टू y/3 आएगा। अब यहाँ पे y का प्रत्येक मान रख सकते हो कि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अंश में y है, तो y के प्रत्येक मान के लिए, x के मानों का अस्तित्व है। अतः परिसर इक्वल टू सह प्रांत, और परिसर इक्वल टू सह प्रांत है तो f कैसा है, आच्छादक है। तो देखिए f एक ही भी है और आच्छादक भी है, तो ये एक ही आच्छादक हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर घात विषम संख्या में हो और r से r चल रहा है तो बच्चों देखना, ये हमेशा एक ही और आच्छादक होगा, और सम संख्या में तो न तो एक ही होगा ना आच्छादक होगा, ये आपको ट्रिक के तौर पे याद रखना है। देखते हैं, तो इस वीडियो के अंदर आपको मैंने सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, यहाँ तक अगर पहुंच के होंगे तो अगले वीडियो में 1.3 समझाऊंगा। थैंक यू।